मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का ये थर्ड डे है, डे 3 है। और आज के दिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है इसको समझेंगे। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम के लिए क्या होता है, फुल साइकिल टाइम के लिए क्या होता है, ये समझेंगे। और मीन वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले सीखेंगे। मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ होता है, ये रेशियो है टोटल चार्ज पास्ड टू द टोटल टाइम टेकन। इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड टू द टोटल टाइम टेकन। मान लिया जाए कि ये कोई एक सर्किट है और इस सर्किट से आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं। ये एक सर्किट है और इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा रहा है। मान लिया जाए कि इससे टोटल चार्ज Q पास किया है और इस पे टोटल टाइम लगा है T। तो I इज इक्वल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई T, टोटल चार्ज पास टू द टोटल टाइम टेकन। इसी को कहा जाता है मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहे हैं? मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये रेशियो है टोटल चार्ज पास टू द टोटल टाइम टेकन। आइए फिर से हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसे हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं। आपको बताया गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में, एक हाफ साइकिल टाइम में एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम में एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और दूसरे हाफ साइकिल टाइम में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब हाफ साइकिल टाइम में अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो दूसरे हाफ साइकिल टाइम में ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, यहां से यहां तक ये हाफ साइकिल टाइम है और अगर आप यहां से यहां आ जाएंगे तो ये फुल साइकिल टाइम हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस दौरान इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो सर्किट से जो चार्ज पास करेगा वो प्लस Q है, लेकिन जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा तो इससे जो चार्ज पास करेगा ये माइनस Q हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि फुल साइकिल टाइम में सर्किट से टोटल कितना चार्ज पास किया है तो टोटल चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 0। फुल साइकिल टाइम में टोटल चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 0, तो मीन वैल्यू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई T, ये 0 आ जाएगा। और किसी भी चीज का मीन वैल्यू ये मीनिंगलेस होता है। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू फुल साइकिल टाइम के लिए निकालते हैं तो ये 0 होता है। क्लियर है? मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना होता है तो आप जवाब देंगे 0 होता है। लेकिन किसी भी चीज का मीन वैल्यू यदि 0 हो जाए तो ये मीनिंगलेस होता है, इससे हम लोग कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। यही वजह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू फुल साइकिल टाइम में डिटरमाइन नहीं किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू फुल साइकिल टाइम में डिटरमाइन नहीं किया जाता है क्योंकि फुल साइकिल टाइम के लिए ये 0 हो जाता है और 0 मीन वैल्यू 0 हो जाना ये मीनिंगलेस होता है। तो यहां पर मैंने आपको लिखा है एक नोट के तौर पे, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट डिटरमाइंड ओवर फुल साइकिल टाइम but it is determined over half cycle time. This is because mean value of alternating current over full cycle time is 0, which is meaningless. तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज पास टू द टोटल टाइम टेकन। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू निकालेंगे तो टोटल चार्ज पास 0 हो जाएगा और टोटल टाइम T हो जाएगा, मीन वैल्यू 0 आ जाएगा। इस वजह से ये मीनिंगलेस हो जाएगा और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इसी वजह से हम लोग फुल साइकिल टाइम में नहीं मालूम करते। मीन वैल्यू हम लोग हाफ साइकिल टाइम में मालूम करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं
अगला हेडिंग है ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिकली 4 वैल्यूज होते हैं। जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो इसके 4 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। किसी टाइम टी पर ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है, किसी भी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आई से लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो करंट है ये टाइम टी पर निकाला गया है। अगर आप टाइम को 0 ले लेंगे तब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 5 हो जाएगा। तो अलग अलग टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग होता है और इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरा है पीक वैल्यू ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ एसी भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड भी कहलाता है। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी को कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ एसी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एसी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन है कि आई इज इक्वल होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ एसी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 वैल्यू आप जान गए। पहला था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी टाइम टी पर जो वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू होगा इसे हम लोग पीक वैल्यू ऑफ एसी के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, तीसरा है मीन वैल्यू ऑफ एसी। तीसरा हो जाएगा मीन वैल्यू ऑफ एसी। आपको याद है मैंने आपको बताया अभी कि फुल साइकिल टाइम में एसी का मीन वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो हम लोग एसी का मीन वैल्यू नहीं मालूम करते हैं। फुल साइकिल टाइम के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बल्कि ये हाफ साइकिल टाइम के लिए डिटरमाइन किया जाता है। तो हाफ साइकिल टाइम में मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। आप जानते हैं इस सर्किट में हाफ साइकिल टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरे हाफ साइकिल टाइम में इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मान लिया जाए कि पहले हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हाफ साइकिल टाइम में इस करंट के द्वारा इस सर्किट से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है। कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हम लोग यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट को हटा करके स्टेडी करंट बैटरी जोड़ देते हैं। ये सिंबल डायनामो का है, जनरेटर का है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। अब हम लोग यहां पर एक बैटरी जोड़ देते हैं और बैटरी जो है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। डीसी करंट को स्टेडी करंट भी कहा जाता है। मान लीजिए जाए कि इसका वैल्यू IM है और ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है हाफ साइकिल टाइम T/2 में। तो कोई स्टेडी करंट या कोई डीसी करंट, फिर से जान लें, कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम में जितना चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में जितना स्टेडी करंट यानी जितना डीसी करंट भेजेगा, तो उस डीसी करंट को कहा जाता है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एक बार फिर से, कोई ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में हाफ साइकिल टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में उसी सर्किट से जितना स्टेडी करंट भेजता है, तो इस स्टेडी करंट को कहा जाता है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है रियल में वो डीसी करंट होता है। तो लिखा हुआ है द स्टेडी करंट that sends same amount of charge in an electrical circuit during half cycle time as is sent by an alternating current in same time through same circuit is called mean value of AC। इसको हम लोग mean value of AC कहेंगे। हम लोग हमेशा AC का कोई भी वैल्यू हो उसका रिलेशन पीक वैल्यू के साथ एस्टैब्लिश करते हैं।
जैसे पहला रिलेशन मैंने आपको दिखाया था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। अभी हम लोग मालूम करेंगे मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू के मतलब आई एम और पीक वैल्यू के मतलब होगा आई नॉट। तो आई एम और आई नॉट में क्या रिलेशन है, यह रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? मीन वैल्यू ये स्टेडी करंट होता है, यह हाफ साइकिल टाइम में उतना ही चार्ज भेजता है जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट उतना ही टाइम में भेजता है। ये मीन वैल्यू और ये पीक वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे कि मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, यहां पर एक रजिस्टर है, ये आपको दिखा रही है डायनामो है, ये एसी जनरेटर कहलाता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट भेजता है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। इस सर्किट से ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है आई, T/2 टाइम तक पास किया है, और ये Q ये आपको अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल टाइम। तो फिर से जान लें, I ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई नॉट ये है पीक वैल्यू, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल टाइम। I इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, आई नॉट पीक वैल्यू हो गया, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज है सेंट बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल टाइम। तो इसी चार्ज का वैल्यू हम लोग मालूम करेंगे कि हाफ साइकिल टाइम में ये ऑल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज भेज रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला dq बाई dt भी होता है। तो I के बदले हम लोग लिख सकते हैं dq बाई dt। आई नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर होता है dq बाई dt के, जहां dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन स्मॉल टाइम dt। dq क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, सेंट बाय एन AC by an AC in small time dt। स्मॉल टाइम dt में dq अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा dq बाई dt। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग q का वैल्यू मालूम करेंगे हाफ साइकिल टाइम के लिए। इस इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग हाफ साइकिल टाइम के लिए Q का वैल्यू कितना आएगा ये मालूम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों तरफ से इंटीग्रल साइन लगा देंगे। ये इंटीग्रल dq है, आई नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt है। ये टाइम स्टार्ट होगा 0 से, और ये टाइम जाकर के खत्म हो जाएगा T/2 पर, क्योंकि 0 से T/2 लेंगे तभी ये हाफ साइकिल टाइम होगा, और मीन वैल्यू हाफ साइकिल टाइम के लिए निकाला जाता है। dq का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, dx का x, dy का y, dw का w, तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q। और ये साइन ओमेगा टी है, आपको मालूम है कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस x का माइनस साइन x, कॉस ax का माइनस a साइन ax। यहां पर साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉस का डिफरेंशिएशन है। तो अगर साइन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस वापिस आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। मतलब अगर आप साइन ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट T/2 है। माइनस को बाहर निकाल लें तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर टाइम का दो वैल्यू है, एक वैल्यू है T/2 और एक दूसरा वैल्यू है 0। तो एक बार इस टाइम के लिए T/2 पुट करेंगे और एक बार इस टाइम के लिए हम लोग 0 पुट करेंगे। बात समझ रहे हैं? पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिखा,
इसे dq बाई dt भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके q मालूम करना है। इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगाएंगे, dq का इंटीग्रेशन q साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। उसके बाद माइनस साइन को बाहर कर लिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे t का। आइए, आपको याद है मैंने बताया था ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये होता है 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा के बदले मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई टी। टी का अपर लिमिट था कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद फिर ओमेगा के बदले में 2 पाई बाई टी, और टी का लोअर लिमिट था 0, तो यहां पर मैंने 0 पुट कर दिया। एक बार टी के बदले में t बाई 2 और एक बार t के बदले में 0 उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से cos पाई बच जाएगा और यहां पर आपको आ जाएगा cos 0। आप जानते हैं cos पाई का वैल्यू होता है -1 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर माइनस है तो ये -1 और फिर -1 हो जाएगा। फिर से बोले हैं, cos पाई का वैल्यू -1 और cos 0 का वैल्यू -1। माइनस और माइनस, -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये आपको हो जाएगा 2I0 बाई Q। ये है अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल टाइम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर amount of charge sent by an alternating current during half cycle time। तो आपको यह चीज याद रखना होगा कि कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम में कितना चार्ज भेजता है, तो उसका वैल्यू होता है 2I0 बाई ओमेगा। इतना ही चार्ज इतने ही टाइम में जितना डीसी करंट भेजेगा उसे हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने यहां पर बैटरी लगा दिया है और ये बैटरी डीसी करंट भेजेगा। इसने मीन वैल्यू ऑफ करंट Im है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज भेजा है T/2 में, तो Im मीन वैल्यू ऑफ AC है। और हम लोग जानते हैं कि करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट का बेसिक फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर पुट किया Im, टोटल चार्ज पास Q, टोटल टाइम टेकन T/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू Im इंटू T/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। तो ये वाला जो चार्ज है ये स्टीडी करंट के द्वारा भेजा गया है और वो वाला जो चार्ज था वो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के द्वारा था। दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो Im इंटू T/2 ये बराबर हो जाएगा 2I0 बाई ओमेगा। Im लिखेंगे, ये 2 और 2 मिलकर के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और ये ओमेगा t हो जाएगा। ओमेगा t इसका वैल्यू होता है 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। तो ओमेगा t के बदले में हम लोग 2 पाई पुट कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से Im इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई पाई I0। इसका मतलब हुआ कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 2 बाई पाई I0 होगा। ये आपको मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है। इस मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला जो वैल्यू है वो 2 बाई पाई है। अगर आपको I0 को इधर लेके आए और Im बाई I0 लिखें तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई। अगर आपसे पूछा जाए कि मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू का रेशियो बताइए तो मीन वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो 2 बाई पाई हो जाएगा। Im का वैल्यू बताइए तो 2 बाई पाई I0। Im बाई I0 का रेशियो बताइए तो 2 बाई पाई हो जाएगा। इसे हम लोग और लिख सकते हैं I0 बाई Im, ये रेशियो हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये सब मल्टीपल चॉइस पे आता है, आप इसे जो है
याद कर लेंगे, मेनली याद करना आई एम इज इक्वल टू 2 बाई पाई आई नॉट, बाकी जो वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाएगा आप निकाल सकते हैं। आइए कुछ और वैल्यूज देखते हैं आई एम का। आपको मालूम है पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 2 बाई पाई था तो पाई के बदले पुट कर दिया 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 22 इंटू आई नॉट हो जाएगा। जब 14 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो 0.63 आ जाएगा, तो आई एम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.63 इंटू आई नॉट। इसका मतलब है कि मीन वैल्यू पीक वैल्यू का 0.63 टाइम्स होता है। अगर आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है तो इस इक्वेशन से आप आसानी से मीन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो याद रखेंगे मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0.63 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यह भी एक फॉर्मूला हो गया, सब बेसिक फॉर्मूला से आ रहा है। आई एम इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू आई नॉट, उसी फॉर्मूला से कई एक वैल्यू आएगा। अब आगे आप देखिए, ये पॉइंट है, आप जानते हैं पॉइंट के बदले 1 लिख सकते हैं, और ये जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे, और ऊपर में 63 था तो 63 डाल देंगे। फिर से देखिए, ये 63 पॉइंट के बदले में 1 और जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि 100 आ जाए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक नंबर है, इसमें लिखा हुआ है 2/100, तो इसे आप लिख सकते हैं 2%। आपके पास एक नंबर है जिसमें लिखा हुआ 44 डिवाइडेड बाई 100, तो आप इसे लिख सकते हैं 44%। यहां पर लिखा हुआ है 63 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 63% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। मतलब हुआ कि मीन वैल्यू पीक वैल्यू का 63% होता है। ये डेसिमल के फॉर्म में बोलेंगे तो ये हो जाएगा, परसेंट के फॉर्म में बोलेंगे तो ये हो जाएगा। यहां लिखा हुआ मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये डीसी होता है। आप जो मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालते हो तो रियल में मीन वैल्यू ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट करंट होता है। तो याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कि कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू दिया हुआ है, इसका मीन वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं पीक वैल्यू के मतलब आई नॉट, ये आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। आपको मीन वैल्यू निकालना है। आपने अभी पढ़ा मीन वैल्यू का फॉर्मूला 0.63 इंटू आई नॉट, तो 0.63 इंटू 10 मिली एम्पियर, यही होगा ना। पहले पीक वैल्यू आपने नोट किया, मीन वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला आपने लिख दिया, और इस फॉर्मूला में आप पीक वैल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 6.3 मिली एम्पियर। तो अगर पीक वैल्यू 10 मिली एम्पियर है तो मीन वैल्यू जो हो जाएगा 6.3 मिली एम्पियर हो जाएगा। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज आई इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? इस बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है, और इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू से आपको मीन वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। आई इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। तो आपको बताया गया कि साइन के पहले जो टर्म है ये ऑल्टरनेटिंग करंट के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि आई नॉट का जो वैल्यू होगा वो 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया मीन वैल्यू का फॉर्मूला आई एम इज इक्वल टू 0.63 इंटू आई नॉट। आई एम का वैल्यू है 20 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, सॉरी 3 2 6, और 6 2 12, ये 12.6 मिली एम्पियर हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो अगर पीक वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का दिया हुआ है तो इसमें पीक वैल्यू भी मेंशन्ड होता है, उससे आप पीक वैल्यू निकाल लीजिए और फिर मीन वैल्यू निकाल लीजिए। आइए एक और आखिरी क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मीन वैल्यू ऑफ एसी इज 6.3 मिली एम्पियर। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ एसी? इस बार आपको एसी का मीन वैल्यू दे दिया गया है 6.3 मिली एम्पियर, और आपसे पूछा गया है कि पीक वैल्यू क्या होगा ये मालूम करना है।
तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं मीन वैल्यू होता है 0.63 इंटू आई नॉट, तो पीक वैल्यू हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई 0.63। अब आप IM का वैल्यू पुट कर दें 6.3 डिवाइडेड बाई 0.63, ये 63 मिली एम्पियर है, डिवाइड बाई 0.63। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आई नॉट हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो इस तरह से अगर आपको मीन दिया हुआ है तो आप पीक निकाल सकते हैं, पीक दिया हुआ है तो मीन निकाल सकते हैं। तो ये था ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट का 4 वैल्यूज होता है। पहले को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूसरे को कहते हैं पीक वैल्यू, तीसरे को कहते हैं मीन वैल्यू, और चौथा जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जिसे इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे डे 4 में वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके, थैंक यू।